के प्रावधान को दूसरे कोड के प्रावधान के साथ ही देखा जाना चाहिए। उपसभापति महोदय, मुझे आज दुख है कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब भारत का सदन 60 करोड़ कामगारों के ऊपर एक विमर्श कर रहा है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1926, 1946, 1923, 1952 में बने हुए कानूनों को फिर से रिव्यू किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोड्स सरकार ने अचानक संसद में लाया है। स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था, 174 रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया गया। मैंने कहा मुझे दुख है, उसका कारण है जब 60 करोड़ कामगारों के ऊपर विमर्श हो रहा है तो जो लोग सर्वहारा का नारा लगाते हैं, जो लोग समाज के हाशिए की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, आज यदि इन कामगारों के जीवन, उनके भविष्य के बारे में विमर्श में शामिल होते तो इस ऐतिहासिक क्षण के वे भागीदार भी बनते और कामगार उन्हें सलाम करता। लेकिन दुर्भाग्य से आज वे सदन से बाहर है। उपसभापति महोदय, मैं इस अवसर का उपयोग भारतीय मजदूर आंदोलन के टॉलेस्ट लीडर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को याद करते हुए, चूंकि यह संयोग से उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है, उन्होंने जो नारा दिया था, लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्री, नेशनलाइजिंग द लेबर और इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, उद्योगों का श्रमिकीकरण करना, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करना और राष्ट्र का औद्योगिकरण करना। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को मैं नमन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो यह परिवर्तन हो रहा है वह ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि कुछ प्रावधान बदले गए। प्रावधान ही नहीं, अधिष्ठान बदला है। वह कैसे बदला है, उसके जो आज तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहा जाता था, उसके पीछे एक तर्क था। वह तर्क था वर्ग संघर्ष का, क्लास स्ट्रगल का, जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति से शुरू हुआ, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से शुरू हुआ, जिसमें यह हुआ कि समाज में उद्योग और श्रमिकों के बीच में, उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच में अंतर्निहित विरोधाभास है, इसलिए उनको सर्वहारा कहा गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अगुवाई में जो यह परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कहा गया। इसमें स्ट्रगल नहीं, संघर्ष नहीं, समन्वय है। उद्योग को भी एक परिवार के रूप में देखना और परिवार के रूप में देखते हुए राष्ट्र का और अर्थव्यवस्था का विकास हो, यह इस कोड का अंतर्निहित मूल्य है। उपसभापति महोदय, इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, आज देश में ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो जिसका 62 लाख सदस्यता हो, या C2 है जिसका 34 लाख सदस्यता हो, या एटक है जिसका 26 लाख सदस्यता हो। इस कोड ने एक महत्वपूर्ण बुनियादी परिवर्तन किया है। अब तक ट्रेड यूनियन संगठनों में लोकतांत्रिकरण का अभाव था, जिसके कारण ट्रेड यूनियन आंदोलन में कई तरह की विकृतियां, कई तरह की अंतर्विरोध थे, जिससे स्वयं ट्रेड यूनियन परेशान थे। वह लोकतांत्रिकरण है कि अपने पदाधिकारियों का, कार्य समिति के सदस्यों का एक अंतराल के बाद चुनाव होना, आवश्यक ऑडिट होना, 10% सदस्यता होना मिनिमम, या 100 सदस्य होना किसी उद्योग प्रतिष्ठान में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक स्वस्थ
स्वरूप दिया गया है, जिसकी मांग स्वयं ट्रेड यूनियन के बीच से आई थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया। यह तीनों ही कोड्स भारतीय मजदूर आंदोलन के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आज तक मजदूरों की बार्गेनिंग कैपेसिटी, मोल जोल की ताकत नहीं थी, इन तीनों कोड ने मोल जोल की ताकत बढ़ा दी। उपसभापति महोदय, यह सर्वसमावेशी है, हाईली इंक्लूसिव कोड्स हैं। इसका मैं कारण बताना चाहता हूं। पूरे देश में जिन लोगों को औपनिवेशिक काल से चला आ रहा श्रमिक कानून, श्रम कानून एड्रेस करता था, वे ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स थे। प्रकारांतर में औद्योगिक विकास की परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसकी संख्या 93% हो गई। आज इस देश में 39.7 करोड़, यह डाटा अपने आप में प्रमाणित नहीं है, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। ये तीनों ही कानून, इससे दो जो मुख्य कानून हैं, वह सर्वसमावेशी इसलिए बना देता है कि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को लेते हुए दो नए श्रेणियों को शामिल करता है, जिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये जिग वर्कर्स एक नया नाम है। ये वे श्रमिक हैं जो नियोक्ता और श्रमिकों के संबंधों से परिभाषित नहीं होते, ये उससे बाहर है। ओला चलाने वाले, उबर चलाने वाले, इस तरह से लाखों लोग, लाखों श्रमिक जो बाहर हैं, जिन पर श्रमिक कानून लागू नहीं होता था, श्रमिकों को मिलने वाले के लाभ नहीं मिलता था, उन सब जिग वर्कर्स को शामिल किया गया है। जिग वर्कर्स की देश में संख्या 14 मिलियन है, जो 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कभी कभी वो जिग वर्कर्स के अंतर्गत ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रखा जाता है, लेकिन वे डिफरेंट है। इंटरनेट के कारण देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, ऐसे काम करने वालों की संख्या बढ़ी है जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो पार्ट टाइम एक्टिविटीज करते हैं, जो अलग अलग कंपनियों में असाइनमेंट के आधार पर एक्टिविटीज करते हैं, और एक्टिविटीज के अनुसार उनको परिणाम मिलता है, उनको परिश्रम का फल मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। ऐसे वर्कर्स को प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं। इस कानून में, इस कोड में जिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को समान दर्जा दिया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक है, जो बुनियादी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। लाखों करोड़ों कामगार जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जहां तक ट्रेड यूनियन आंदोलन नहीं पहुंच पाया था, आज जहां कहीं भी होंगे, इस सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ वे अपने आप को मजबूत से इस अर्थव्यवस्था का एक मील स्तंभ समझकर आज काम कर सकते हैं। उन्हें विश्वास होगा सरकार उनके दरवाजे तक पहुंची है, उन्हें वह सब अधिकार दिया गया है जो अधिकार ऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्क पर। उपसभापति महोदय, ये तीनों ही कोड्स परिवर्तन की एक और दिशा को इंगित करते हैं। वह दिशा है जब श्रमिक काम करता है, काम तो बराबर करता है, पारिश्रमिक बराबर नहीं मिलता। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ा है। उसका एक आंकड़ा है कि 2001 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या 15.7 थी, जो 2015 में आकर 27.7 हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पूरी दुनिया में बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वही काम करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर से 60% कम पारिश्रमिक मिलता था। यह कानून उन कॉन्ट्रैक्ट और लेबर के पारिश्रमिक में जो एक भिन्नता थी, जो भेदभाव था, वो समाप्त करता है। उपसभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1974 में ऐसे ही मांगों को लेकर इस देश में
ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुआ था जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस जी ने किया था। 2 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मई को इसी हाउस में 176 का रूल के अनुसार बहस करते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था, great problems came to them for solutions, but they didn't deal with greatly. 70 साल के शासन व्यवस्था में जो सरकारें रहीं, उन्होंने श्रमिक कानून को औपनिवेशिक अंदाज से देखा, उसी का क्लास स्ट्रगल के अंदाज से देखा, और श्रमिकों की जो सशक्तिकरण थी वह नारों के बीच खोता रहा। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वह सोशल इंक्लूसिवनेस, सामाजिक सर्वसमावेशीपन का यह दोनों कोड महत्वपूर्ण उदाहरण है। उपसभापति महोदय, पूरे वर्कफोर्स की 23.5% महिलाएं हैं और ये 23.5% महिलाओं में 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन तमाम महिलाओं को समान अधिकार, महिला श्रमिकों को वही अधिकार दिया गया है जो पुरुष श्रमिकों को है। समान अवसर, समान कार्य क्षेत्र, समान पारिश्रमिक, इसे इस कोड ने दुरुस्त करने का काम किया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ये कोड समाप्त करता है। महिला सशक्तिकरण में एक और महत्वपूर्ण पक्ष आया है। इन महिलाओं को जब कार्य क्षेत्र में जाती थी तो पारिश्रमिक पुरुष श्रमिकों की तुलना में 34% कम मिलता था। ये आंकड़े साइंटिफिक सर्वे के आधार पर आए हैं। आज उनके पारिश्रमिक में पूरी तरह से समानता स्थापित करके सोशल इगैलिटेरियनिज्म को श्रमिक कानून का अभिन्न हिस्सा और बुनियादी आधार बना दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं ये सोशल डायनामिज्म एंड सोशल इंक्लूसिवनेस का दोनों ही कोड महत्वपूर्ण उदाहरण। तीसरा, मैं अपनी अंतिम बात करके मैं समाप्त करूंगा। इस तीनों कोड में श्रमिकों को क्या लाभ मिला है उसके 3 पक्ष में रखना चाहूंगा। पहला, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को कंपल्सरली, अनिवार्य रूप से वह उनकी नौकरी के लिए, वो जब जॉब में जाते हैं उन्हें नौकरी के लिए पत्र मिलेगा, ये देना आवश्यक होगा। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर किसी की मर्जी पर नहीं होगा, वह एक सशक्त श्रमिक बनकर काम करेगा। श्रमिक होने की क्वालिटी अलग होगी लेकिन उसका परिणाम समान उसके पास होगा। दूसरा, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, आज तक कैजुअल वर्कर्स के बारे में श्रमिक संगठनों ने तो आवाज उठाई थी लेकिन उससे इतनी सशक्त आवाज नहीं उठी थी। साफ तौर पर कहा गया है कि 1 वर्ष से अधिक यानी वर्षों तक कैजुअल वर्कर्स को लगातार रखना यह अनफेयर होगा। जो अंतिम बात मैं कहूंगा, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए और जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन अब लेबर डिपार्टमेंट नहीं करेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर बनी हुई कमेटी करेगी जो डिजिटलाइजेशन होगा। और ESI, EPF, ये दोनों ही सुविधाएं इतनी बढ़ा दी गई कि अब तक 566 डिस्ट्रिक्ट में ESI थी, अब उसको 740 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया गया। अंत में उपसभापति महोदय, मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्रिटिकल क्वेश्चन को कंस्ट्रक्टिव रूप में देखा और कॉन्शस डिस्कशन के साथ उसको परिणाम तक पहुंचाया। जो नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो,
उस नारे को बदल कर दिया गया है, मजदूरों दुनिया को एक करो। इस अधिष्ठान परिवर्तन के साथ जो ये परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के लिए मैं श्रम मंत्री जी का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और भारत के 60 करोड़ श्रमिकों की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को, ऐतिहासिक परिवर्तन को अंजाम दिया। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल मेंबर एंड मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि भारत की आज़ादी के बाद 73 साल हो गए, लेकिन मजदूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो न्याय अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने वाली ये बिल है। यह ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री संतोष गंगवार दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। केंद्रीय श्रम कानूनों की संख्या 70 थी और उसमें मजदूर उलझ गए थे। अब 4 कोड बन गए, तो ये न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, गारंटी। ये पहले गारंटी नहीं थी। सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा। कहीं 1 तारीख को मिलता, कहीं 5 तारीख को मिलता, कहीं 7 तारीख को मिलता, कहीं 10 तारीख को मिलता, कभी महीने के अंत में मिलता। ऐसा अब नहीं कर सकते। समय पर वेतन देना ही पड़ेगा। पुरुष एवं महिला मजदूरों को समान वेतन मिलेगा। सिन्हा जी ने कहा भी, हर मजदूर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब वो अनावरस नहीं रहेगा, उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2-3 नई बातें हैं। हर साल हर मजदूर का मुफ्त चेकअप किया जाएगा। ये मुफ्त चेकअप, ये बहुत महत्वपूर्ण हेल्थ का कदम है। सबसे एक क्रांतिकारी कदम है जिस पर ध्यान नहीं गया लोगों का। नौकरी छूटने पर जो ESIS और जो EPFO का सदस्य है, उसकी नौकरी जाने पर 3 महीने के लिए उसको आधा तनख्वाह मिलेगा। ये पहली दफा देश में ये बदलाव आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। रीस्किलिंग, किसी की नौकरी छूटने पर अगर उसमें काम फिर से नहीं मिलने वाला है तो रीस्किलिंग के लिए 15 दिन का उसको व्यवस्था किया है। एक तरह से तनख्वाह वाली छुट्टी देंगे। उसके साथ साथ प्रवासी मजदूर, जिसकी बहुत चर्चा इस सदन में भी पहले हुई, प्रवासी मजदूर को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा और ये जो मालिक होगा उसको ये देना पड़ेगा। प्रवासी मजदूर को एक बार घर जाने का भत्ता उसको देना पड़ेगा। प्रवासी मजदूर जहां काम करेगा वहां राशन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण होगा। महिला मजदूरों को रात में काम करने की इजाजत मिलेगी, लेकिन साथ में उनकी सुरक्षा और वाहन व्यवस्था भी करनी पड़ेगी मालिक को। भवन निर्माण के मजदूर कहीं भी गए तो भी उनको भवन निर्माण निधि का फायदा मिलेगा। ये साइज के छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन